हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज गैस्ट्रुलेशन। ये जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है, इट इज अराइजिंग फ्रॉम द ब्लास्टुला। तो यहाँ पर मॉरूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला की प्रोसेस नजर आती है। सो यहाँ पर गैस्ट्रुला में होता क्या है, थ्री जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ पर जो क्लीवेज का रेट है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, और यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जो देखने मिलते हैं। सबसे पहले आता है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेर्स, जहाँ पर जैसे ही ये थ्री जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ द एम्ब्रियोब्लास्ट। ओके, और यहाँ पर जो दूसरा इवेंट आता है दैट इज कि यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो एक तरीके का मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से एक तरीके का रीअरेंजमेंट देखने मिलेगा, और मूवमेंट के द्वारा ये जो सेल्स एक डेफिनाइट प्लेस पर जाके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर इस तरीके से जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने मिलेगा। सो यहाँ पर इम्प्लांटेशन जो है वो 7th डे पे हुआ था फर्टिलाइजेशन के। अब ये जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है 8th डे पे स्टार्ट होगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पर हमने बात की थी अबाउट द एनामास सेल्स। ओके, सो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हमने बात किया था अबाउट द एनामास सेल्स, जो कि लार्जर सेल्स प्रेजेंट है इनर साइड, और फिर ये प्रेजेंट है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। आगे जाके यहाँ पर जो है एक तरीके का फिर से सेल डिविजन, सेल डिवाइड और रीडिवाइड होते हुए देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पर जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो और भी ज्यादा डिवाइड करेंगे, जिसके वजह से यहाँ पर उन्हीं सेल्स के बीच में एक छोटी सी कैविटी दैट इज एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन होगा, और फिर बाद में यहाँ पर जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं वो भी डिवाइड और रीडिवाइड करेंगे, जिसके वजह से ये पूरे ब्लास्टोसील कैविटी को कवर कर लेंगे, जो आगे जाके यॉर्क सैक का फॉर्मेशन करेगी। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्राइमरी यॉर्क सैक। तो यहाँ पर जो है इस प्रोसेस में जो भी फ्री एंड प्रेजेंट है हम उसको बुलाते हैं हाइपोब्लास्ट सेल्स, क्योंकि वो फ्री एंड इसलिए हैं क्योंकि कैविटी के पास में प्रेजेंट है। आगे जाके हाइपोब्लास्ट सेल्स ही हैं जो कि एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। एंडोडर्म मतलब ये ऐसी जर्म लेयर है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करेगी, जैसे ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन हो गया, ओके, एनस तक। सो यहाँ पर एंडोडर्म का फॉर्मेशन हाइपोब्लास्ट सेल से यूज होगा, आई मीन अराइज होगा। और ये हाइपोब्लास्ट सेल्स आगे ये एक तरीके की फ्लैट सेल्स हैं जो डाउनवर्ड की तरह ग्रो करते हुए नजर आएंगे टुवर्ड्स अ ब्लास्टोसिस्ट, जहां से प्राइमरी यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होगा। और इसलिए यहाँ पर जो सबसे पहली जर्म लेयर फॉर्म होती है दैट इज अ एंडोडर्म व्हिच इज अराइजिंग बाय द हाइपोब्लास्ट सेल लेयर, और आगे जाके ब्लास्टोसील को वो ही कवर करेगी और यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर अब बचा द नेक्स्ट दैट इज एपीब्लास्ट, जो कि प्रेजेंट है रॉबर्ट्स सेल के पास में। आगे जाके एपीब्लास्ट सेल ही है जो कि एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगी। एक्टोडर्म में आ जाते हैं दैट इज अ नर्वस सिस्टम आ गया, स्किन आ गया, स्नेल्स आ गए, ओके, स्वेट ग्लैंड्स आ गए, वो सारे के सारे एक्टोडर्म से ही अराइज होंगे। तो यहाँ पर जो है हियर हाइपोब्लास्ट सेल ने तो अराइज कर दिया एंडोडर्म, एपीब्लास्ट सेल्स जो हैं दे आर द वन हु आर गोइंग टू अराइज द एंडोडर्म। ओके, सो यहाँ पर हियर सो एपीब्लास्ट सेल जो है वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे, और हाइपोब्लास्ट सेल जो है वो एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। सो यहाँ पर आगे जाके देखने मिलता है कि ये जो दो लेयर्स नजर आ रही हैं, दिस इज द एपीब्लास्ट एंड दिस इज द हाइपोब्लास्ट। ओके, सो एपीब्लास्ट ने आगे जाके एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन किया, और यहाँ पर जो हाइपोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है आगे जाके जो है ये यॉर्क सैक का फॉर्मेशन करेगी। अब बच जाता है ये दो लेयर्स, इसको हम एक डिस्क शेप लेयर स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दो लेयर्स हैं इसलिए हम कहते हैं उसको बाइलेमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क। ओके, सो यहाँ पर जो है आगे जाके हमें देखने मिलता है कि सबसे पहले हाइपोब्लास्ट सेल से जो है एंडोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, और एपीब्लास्ट सेल्स जो है वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पर एपीब्लास्ट सेल्स जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड करने से ही एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन होगा, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जो कि आगे जाके पूरे एम्ब्रियो को कवर करेगी। सो इसी की वजह से यहाँ पर एपीब्लास्ट से ही एमनियोटिक कैविटी और एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर जो भी फ्लो
फ्लोर है, ओके, यहाँ पर यू कैन सी द फ्लोर ऑफ दिस एमनियोटिक कैविटी, इसको हम कहते हैं दिस इज द एम्ब्रियोनल डिस्क। दो लेयर है इसलिए हम बोलेंगे देयर इज बाइलेमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क। आगे यहाँ पर इफ यू सी ये एपिब्लास्ट को हम एक तरीके के पिरामिडल शेप ऑफ द सेल्स बुला रहे हैं, सो हम बोल सकते हैं जो एमनियोटिक कैविटी है उसके नीचे जो सेल्स हैं दीज आर पिरामिड शेप लाइक सेल्स, जो कि आगे जाके एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी। और यहाँ पर जो रूफ है एमनियोटिक कैविटी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमनियोटिक कैविटी है, उसका जो रूफ है उसको हम कहते हैं दीज सेल्स आर प्रेजेंट, वी कॉल देम एमनियोजेनिक सेल्स। तो इस तरीके से जो सेल्स हैं हमें एमनियोटिक कैविटी में देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है हियर इन दिस डायग्राम अगेन यू कैन सी कि यहाँ पर जो एमनियोटिक कैविटी है ओके वो भी डिवाइड और रीडिवाइड करेगी, जिसकी वजह से एमनियन की लेयर का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा इट इज गोइंग टू सराउंडेड बाय द लेयर, वी कॉल देम एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ओके, सो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसको हम बुला रहे हैं दैट इज एमनियोनिक इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर इफ यू सी ये तो आगे जाके फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियो का, ओके, यहाँ पर उसको सपोर्ट करने वाले जो होते हैं वी कॉल देम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो कि हम देखेंगे उसको हम कहते हैं लाइक द यॉर्क सैक है, एमनियोटिक फ्लूइड है, कोरियन है। ओके, सो ये जो चीजें हैं ये आ जाती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में, जिसमें एमनियन भी आ जाता है जो कि प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। सो नाउ इन दी अगेन इन द नेक्स्ट डायग्राम अगर आप ये डायग्राम देखते हैं यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये जो है एमनियोटिक कैविटी वो वाइडन और वाइडन होती जा रही है, जो कि आगे जाके इसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा और हाइपोब्लास्ट सेल्स ने पूरी ब्लास्टोसिल कैविटी को कवर कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर पहले तो था ये बाइलेमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क, आगे जाके यहाँ पर जो एपिब्लास्ट सेल्स हैं ओके इसके ही ऊपर एक तरीके का प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होगा, जिसके वजह से ये मिडल लेयर दैट इज मेसोडर्म फॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से अब ये बाइलेमिनार जो है वो ट्राइलेमिनार में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर हियर दिस इज हाउ द 3 germ layers they are going to get form here slowly and gradually। सो यहाँ पर हम एक वीडियो देखते हैं जो कि गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस को और भी ज्यादा क्लियर कर देता है। By the end of the second week of development, the bilaminar embryonic disc, consisting of the hypoblast and epiblast, has formed. Throughout the third week of development, this bilaminar disc differentiates to establish 3 primary germ layers, in a process known as gastrulation. Around 15 days after fertilization, a thickened structure forms along the midline in the epiblast near the caudal end of the bilaminar embryonic disc. This is called the primitive streak. At this stage, the formation of the primitive streak defines the major body axes of the embryo, including the cranial end towards the head and caudal ends towards the tail, as well as the left and right sides of the embryo. At the cranial end of the embryonic disc, the primitive streak expands to create a primitive node which contains a circular depression, known as a primitive pit. This depression continues along the midline of the epiblast towards the caudal end of the streak, forming a primitive groove. Once formed, cells of the epiblast migrate inwards towards the streak, detach from the epiblast, and slip beneath it into the interior of the embryo. This process is known as invagination. The first cells to invaginate through the primitive groove invade the hypoblast and displace its cells. The hypoblast cells are eventually completely replaced by a new proximal cell layer, which is referred to as the definitive endoderm. By day 16, the majority of the hypoblast has been replaced. The remaining cells of the epiblast are now referred to as the ectoderm, and forms the most exterior distal layer. Some of the invaginated epiblast cells remain in the space between the ectoderm and newly formed definitive endoderm.
These cells form a germ layer known as the mesoderm. Once the formation of the definitive endoderm and mesoderm are complete, epiblast cells no longer migrate towards the primitive streak. Throughout gastrulation, the ectoderm continues to form from the cranial to the caudal end of the embryo, establishing 3 distinct primary germ layers throughout the whole embryonic disc. The gastrulation process is finally complete. सो यहाँ पर जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है देखने मिलती है 15 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. सो यहाँ पर हियर इन दी एपीब्लास्ट यहाँ पर सबसे पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होगा, जिसके वजह से यहाँ पर हियर दे आर गोइंग टू गिव राइज टू द मीसोडर्म. सो इस तरीके से जो 3 जर्म लेयर्स हैं उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक्टो, मीसो एंड द एंडोडर्म. जैसे ये तीनों जर्म लेयर्स अराइज हो जाएंगे फिर धीरे धीरे जो है ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. सो पहले बाइलेमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क था, अब देखने मिलेगा ट्राइलेमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ द मीसोडर्म जर्म लेयर. और फिर यहाँ पर मीसोडर्म जो जर्म लेयर है अराइज हो रही है फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ सेल्स ऑफ द एपीब्लास्ट. सो इस तरीके से प्रिमिटिव ग्रूव द्वारा ही यहाँ पर जो मीसोडर्म जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक एक तरीके की ग्रूव है. सो हम इसको बोलते हैं दैट इज प्रिमिटिव ग्रूव. तो यहाँ पर हियर अगेन इफ वी सी द डायग्राम, यहाँ पर जैसे ही प्रिमिटिव ग्रूव का फॉर्मेशन होता है एपीब्लास्ट सेल्स उसके तरफ मूव करेंगे, जिसके वजह से यही वाले सेल्स है जो मीसोडर्म का जो है फॉर्मेशन करेंगे. सो हम बोल सकते हैं जो मीसोडर्म इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म. सो हम बोल सकते हैं कि जो मीसोडर्म है वो जर्म लेयर जो मिडल में प्रेजेंट है. सो यहाँ पर आगे जाके अगर हम और डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो है एंडोडर्म का फॉर्मेशन हुआ है, फिर एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, और ये पिंक कलर ये मीसोडर्म का फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर है. सो यहीं पर ही सबसे पहले यहाँ पर एक तरीके का पोर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. हम इसको बोलते हैं दैट इज ब्लास्टोपोर, जो कि आगे जाके और भी ज्यादा डीप हो जाता है. तो इस कैविटी के फॉर्मेशन का बोलते हैं दैट इज आर्केंटेरॉन. आगे जाके जैसे ये कैविटी आर्केंटेरॉन और भी ज्यादा डीप होती है, यहाँ पर जो ब्लास्टोसील प्रेजेंट है नाउ इट इज गोइंग टू मूव टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्लास्टोसील है वो जो है डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगी. सो यहाँ पर ये जो आर्केंटेरॉन है और भी ज्यादा डीपेंस होने लगेगी. यही आर्केंटेरॉन है जो कि आगे जाके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करेगी. सो यहाँ पर जैसे ही ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन हुआ था, दिस इज गोइंग टू बी द एनस ओपनिंग एंड हियर लेटर द माउथ इज गोइंग टू फॉर्म. सो इसको हम कहते हैं आर्केंटेरॉन, जो कि आगे जाके ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करेगी और धीरे धीरे जो ब्लास्टोसील है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी. और फिर आगे जाके जैसे ही हमें देखने मिलता है फर्दर डायग्राम के बारे में, यहाँ पर हमने बात की थी अबाउट द ट्राइजर्मिनल दैट इज हियर बाइलेमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क, जो कि कन्वर्ट हो गई थी ट्राइलेमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क में. यहाँ पर हमने देखा था यॉर्क सैक और यहाँ पर हमने देखा था एमनियोटिक फ्लूइड जो कि प्रेजेंट था. आगे अगर हम इस डायग्राम के बारे में बात करें तो एक तरीके के एम्ब्रियोनल फोल्डिंग नजर आती है. अगर हम डिटेल में देखें यहाँ पर हियर इवन इन द थर्ड डायग्राम, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि पहले ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर था अब एक तरीके का कॉइल हो रहा है. सो इसका हम बोलते हैं दैट इज एम्ब्रियोनल फोल्डिंग. एक तरीके का सिलिंड्रिकल शेप ले रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर अब जो एम्ब्रियो है नाउ इट इज गोइंग टू बी सराउंडेड बाय द फ्लूइड, वी कॉल देम एमनियोटिक फ्लूइड. और आगे ये जो यॉर्क सैक प्रेजेंट है वो नैरो हो जाता है और एक तरीके से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ताकि स्टार्टिंग के फेज में ये न्यूट्रिशन जो है आसानी से ले सके फ्रॉम द यॉर्क सैक. सो इस तरीके से जो ब्लास्टोपोर फॉर्म हुआ था इसको हम बोलते हैं फ्यूचर एनस, क्योंकि सबसे पहले एनस ही है जो कि फॉर्म होगा. और फिर यहाँ पर एम्ब्रियोनल डिस्क के 3 जर्म लेयर्स फॉर्मेशन हुई है दैट इज एक्टो, मीसो एंड द एंडोडर्म, जिसकी वजह से जो ऑर्गन्स है उनका फॉर्मेशन होगा. जैसे कि अगर हम बात करें एक्टोडर्म की, तो यहाँ पर ये कुछ ऑर्गन्स है जो एक्टोडर्म से अराइज होते हैं, जैसे स्किन है, हेयर है, नेल्स, टीथ एनामल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. This is the organs which are produced by the mesoderm, जैसे connective tissue है, then heart है. So all these organs are arising by the mesoderm. और फिर थर्ड आ जाता है that is endoderm.
सो यहाँ पर एंडोडर्म से लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्टमक ऑल आर अराइजिंग फ्रॉम देम। सो इस तरीके से जो जर्म लेयर्स हैं वो फॉर्म होती हैं फ्रॉम दीज थ्री जर्म लेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आर बीन अराइजिंग। सो यहाँ पर अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में। चिक का तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस। ये एम्ब्रियो है, ओके, और एम्ब्रियो की ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एमनियन के बारे में। सो ये जो एमनियन, इट इज हैविंग एमनियोटिक फ्लूइड जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है एम्ब्रियो को। सो एमनियोटिक फ्लूइड जो है एक तरीके का शॉक एब्जॉर्बर है, सो तुरंत किसी भी तरीके के शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब इसके बाहर है दैट इज कोरियन। कोरियन की से अराइज होते हैं कोरियोनिक वेलाई, जिससे वो पेनिट्रेट कर सकते हैं एंडोमेट्रियम में, और जिसकी वजह से एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। और नेक्स्ट आ जाता है दैट इज द यॉर्क सैक। यॉर्क सैक इट इज प्रेजेंट वेरी लेस अमाउंट इन द ह्यूमन, क्योंकि मोस्टली जो न्यूट्रिशन है वो तो मदर से ही आ रहा है, सो यॉर्क सैक का ज्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज अबाउट द एमनियन, सॉरी एलेंटॉइज। नेक्स्ट इज द फोर्थ इज एलेंटॉइज, जो कि हेल्प करता है एक्सक्रीटिंग द नाइट्रोजन बेस्ड सब्सटेंस। तो यहाँ पर 4 एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। फर्स्ट आ जाता है दैट इज एमनियन, फिर कोरियन, फिर यॉर्क सैक, एंड देन लास्ट कम्स द एलेंटॉइज। और ये 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि सपोर्ट करते हैं फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। सो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डाइजाइगोटिक ट्विंस। ये ऐसे ट्विंस हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये जो अराइज हुए हैं दे हैव अराइजिंग फ्रॉम द 2 एग्स। सो यहाँ पर है इफ यू सी द एग्स, दोनों सो एक लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होगा, एक राइट ओवरी से एग रिलीज होगा, जो कि फर्टिलाइज होंगे बाय द हेल्प ऑफ द स्पर्म, और ये सेपरेटली इंडिपेंडेंटली डेवलप करेंगे, जिसके वजह से हमें 2 डिफरेंट एम्ब्रियोज आगे जाके फीटस में डेवलप होंगे। तो ये सेपरेटली डेवलप हो रहे हैं, ओके, इसलिए हम बोलते हैं 2 जाइगोट से अराइज हो रहे हैं, तो डाइजाइगोटिक ट्विंस। सो नेक्स्ट इज अबाउट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो कि अराइज हुए हैं सिंगल जाइगोट से। सो यहाँ पर जो भी एग प्रेजेंट है वो फर्टिलाइज हुआ है, जाइगोट फॉर्म हुआ है। जाइगोट ने जब क्लीवेज स्टार्ट करता है तो इनिशियल स्टेज पे अगर ये कंप्लीटली सेपरेट हो जाए और यहाँ पर इंडिपेंडेंटली यहाँ पर डेवलपमेंट देखने मिले, सो हियर आपको देखने मिलेगा कि 2 फीटस का फॉर्मेशन हुआ है, और वो भी एक ही जाइगोट से। तो ये जो होंगे ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ही होंगे। और आगे नेक्स्ट आ जाता है कंजॉइंट ट्विंस। ये ऐसे ट्विंस हैं जो कि अराइज तो होते हैं एक ही जाइगोट से, लेकिन क्लीवेज की जब क्लीवेज स्टार्ट होता है जाइगोट में, तो लेटर स्टेज में जब सेल्स ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उस स्टेज पे जो यहाँ पर जो है कंप्लीट सेपरेशन देखने मिलता है। तो जो सेल्स है वो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड हो चुके होते हैं, और लेटर स्टेज में अगर सेपरेशन अगर होता है तो ये किसी न किसी सेल्स, किसी न किसी टिश्यूज से अटैच रहेंगे। तो यहाँ पर पार्चुरेशन के दौरान पता चलेगा कि कोई ना कोई ऑर्गन्स जो हैं वो यूनाइटेड है, ज्वाइंटेड है ये किसी न किसी ऑर्गन से। तो इस तरीके से ये जो ट्विंस हैं दीज आर एज सेड एज आते तो हैं ये एक ही जाइगोट से, लेकिन लेट स्टेज में सेपरेशन होने के कारण ये कंजॉइंट ट्विंस बन जाते हैं, जो कि किसी न किसी ऑर्गन से ये ज्वाइंट होंगे। अब बात करते हैं हम स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल्स ये ऐसे सेल्स हैं जो किसी भी सेल्स को अराइज कर सकते हैं। इंटेस्टिनल सेल्स हो, चाहे लीवर हो, तो अगर कोई आगे जाके कोई ऑर्गन खराब भी होता है तो हम उसको डेवलप कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द स्टेम सेल। जैसे कोई लीवर खराब हो गया तो हम स्टेम सेल से उसको अराइज कर सकते हैं, लीवर के सेल्स बना सकते हैं। कैसे? स्टेम सेल्स द्वारा, क्योंकि स्टेम सेल जो है एक तरीके के अनडिफरेंशिएटेड सोमेटिक सेल्स हैं जो किसी भी सेल्स को अराइज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टेम सेल्स मिलेंगे कहाँ? तो मिलेंगे हमें बोन मैरो में, और ये हमें अम्बिलिकल कॉर्ड में भी मिलेंगी। सो यहाँ पर ये स्टेम सेल्स दीज ये कुछ टाइप्स हैं, डिजीज हैं जो कि हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम बात करें पार्किंसन डिजीज की, तो ये एक ऐसी डिसऑर्डर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो अफेक्ट करता है मूवमेंट को। तो यहाँ पर एक तरीके की पैरालिसिस कंडीशन देखने मिलेगी।
दूसरा आता है अल्जाइमर डिजीज, जहाँ पर प्रोग्रेसिव डिजीज है जो डिस्ट्रॉय करती है मेमोरी को, तो यहाँ पर ये इफेक्ट करता है मेंटल फंक्शन को, तो भूलने जैसी बीमारी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज अबाउट द डायबिटीज, जहाँ पर हाई शुगर लेवल देखने मिलता है ब्लड में। और लास्ट आ जाता है दैट ओके नेक्स्ट इज ल्यूकेमिया, जहाँ पर ये एक तरीके का कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू दैट इज WBC, जो कि डिस्टर्ब करता है बॉडी एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट दी इन्फेक्शन। और लास्ट है दैट इज द अर्थराइटिस, जहाँ पर हेयर एक से ज़्यादा जॉइंट में पेन स्टिफनेस नज़र आएगी। सो यहाँ पर इस तरीके से जो है हम देख सकते हैं कि किस किस टाइप्स के डिजीज़ को स्टेम सेल्स ट्रीट कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नया टॉपिक दैट इज़ प्रेगनेंसी। सो हियर द वीडियो एंड्स। थैंक यू।